सलाम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मुकद्दर का सिकंदर। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आपका कुछ अनसुनी कहानी सीरीज को लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले 4 पार्ट्स को आप लोगों ने बहुत पसंद किया। आज मैं आपकी खिदमत में इस सीरीज का लास्ट पार्ट 5 लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसमें दुनिया पे रोनुमा हुई कुछ अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज का जिक्र करूँगा। वैसे तो दुनिया पे बहुत सी मिस्टीरियस चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन मैं आपके लिए ख़ास तौर पे आज की वीडियो में फ़्लाइट्स से मुतल्लिक, एविएशन से मुतल्लिक वाक़यात को डिस्कस करूँगा, जो कि 50 साल गुजरने के बावजूद भी सुलझ नहीं सके। मैं यहाँ इन अनसुलझे वाक़यात को सुलझा तो नहीं सकता, लेकिन इनके साथ जुड़ी पुरअसरार कहानियाँ और पसे पर्दा हक़ाइक़ आपको ज़रूर बता सकता हूँ। तो वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। आखिर में मैं आपको पिछले अशरे में रोनुमा होने वाला सबसे हैरत अंगेज़ वाक़या मलेशियन एयरलाइन MH370 के बारे बताऊँगा। मलेशियन एयरलाइंस का वाक़या अभी भी हमारे ज़हनों में ताज़ा है, तो चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर लें और चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है फ्लाइंग टाइगर लाइन फ़्लाइट 739। 16 मार्च 1962 की बात है कि फ़्लाइट टाइगर लाइन 739 कैलिफोर्निया के ट्रेविस एयरबेस से साइगॉन के टैनसॉन इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक उड़ान भरती है। ये वियतनाम जंग का टाइम था और इस फ्लाइट में भी अमेरिकी फ़ौजी प्लस कुछ कार्गो का सामान था। फ्लाइट के 4 स्टॉप्स थे। सबसे पहले होनोलुलु एयरपोर्ट हवाई, फिर एंडरसन एयरबेस गुआम से क्लार्क्स एयरबेस फिलीपींस, और फिर आखिर में लास्ट टॉनसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट साइगॉन। फ्लाइट के पायलट कैप्टन ग्रेगरी पी थॉमस एक एक्सपर्ट पायलट कंसिडर किए जाते थे, जो इस कंपनी फ्लाइट टाइगर लाइन के लिए 1950 से काम कर रहे थे। फ्लाइट गुआम में 12 बजे लैंड करती है और तकरीबन 1 घंटा स्टे के बाद 12:57 पे टेक ऑफ करती है। 80 मिनट के बाद पायलट का गुआम कंट्रोल टावर से आखिरी राब्ता होता है, जिसमें पायलट कुछ डिस्टर्बेंस का जिक्र करता है, पर फ्लाइट के इंजन्स बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे। फ्लाइट ने अपने अगले स्टॉप फिलीपींस में तकरीबन शाम 7 बजे तक लैंड करना था। 5 बजे के करीब फिलीपींस कंट्रोल टावर पायलट से राब्ता करने की कोशिश करता है, पर कोई जवाब मौसूल नहीं होता। उसके बाद मुसलसल राब्ता किया जाता है, पर जवाब मौसूल नहीं होता। फ्लाइट को क्रैश कंसिडर करके फ़ौरन सर्च शुरू कर दी जाती है, जिसमें अमेरिकन नेवी, जापानीज़ नेवी, ताइवान, फिलीपींस की एयर और नेवल फोर्स सब इन्वॉल्व हो जाते हैं, बट फ्लाइट का कुछ अता पता नहीं चलता। अगले दिन एक लाइबेरियन ऑयल टैंकर SST लिंजन से न्यूज़ मिलती है कि उन्होंने एक ब्लास्ट होता देखा, बट इस न्यूज़ में प्रॉब्लम ये थी कि टैंकर ने जहां ब्लास्ट की साइट बताई, फ्लाइट 739 का वो रूट ही नहीं था। खैर, फिर भी वहां पे सर्च जारी रहती है, लेकिन वहां भी किसी को कुछ नहीं मिलता। फिर जहाज गया कहां? और उस वक्त कुछ लोगों ने इसकी तरफ इशारा किया कि चूंकि जापान फिलीपींस के पास एक इलाका डेविल सी कहलाता है, जिसे ड्रैगन सी भी कहते हैं। कहा जाता है कि इस एरिया में पानी के अंदर बड़े बड़े ड्रैगन पाए जाते हैं, और बिल्कुल बरमूदा ट्रायंगल की तरह यहाँ भी बहुत से जहाज और शिप्स गायब होते रहते हैं, जिनका कुछ पता नहीं चलता। तो ये जहाज भी वहीं पे कहीं गायब हो गया। इस इलाके में ही दुनिया के सबसे डीपेस्ट पॉइंट मारियाना ट्रेंच भी वाक़ है। आज भी फ्लाइट्स को इस रूट से अवॉइड करवाया जाता है, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ मिस्टीरियस चीज़ें पाई जाती हैं। नंबर 2 है पैन अमेरिकन फ्लाइट नंबर 7, द क्लिपर्स रोमांस द स्काइज। इस फ्लाइट की स्टोरी बड़ी अजीब और नाकाबिले फ़हम है, जिसमें तहकीकात करने वालों को समझ ही नहीं आई कि आखिर हुआ क्या। फ्लाइट डिसअपीयर होती है 8 नवंबर 1957 को, जब एक बोइंग 377 स्ट्रैटोक्रूज़र 44 लोगों को लेके 44 लोगों को लेके सैन फ्रांसिस्को से होनोलुलु हवाई की तरफ जा रहा होता है। फ्लाइट तकरीबन 8 घंटे में मुहीत होती है। टेक ऑफ करने के 2 घंटे बाद फ्लाइट का सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट की कंट्रोल टावर से आखिरी राब्ता होता है, लेकिन फ्लाइट होनोलुलु नहीं पहुंचती, जिसके फौरन बाद एक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। इन कामों में जल्दी इसलिए की जाती है कि कहीं बीर समंदर में कोई जिंदा अफराद हो तो उन्हें जल्द से जल्द बचाया जा सके। लेकिन 6 दिन की लगातार सर्च एफर्ट के बाद 14 नवंबर को पहला ब्रेक थ्रू होता है और फ्लाइट के कुछ हिस्से होनोलुलु से 900 मील के फासले पे मिलते हैं। उन्हें सैन फ्रांसिस्को ले जाया जाता है और अगले मजीद 1 महीने की कोशिशों के बाद जहाज के तकरीबन 500 से ज़्यादा हिस्से रिकवर कर लिए जाते हैं। पैन अमेरिकन एयरलाइंस के इंजीनियर्स जहाज का मुआयना शुरू करते हैं, पर उन्हें कहीं कोई खराबी के आसार नहीं मिलते। वो ये तक वसूख से कहने के काबिल नहीं होते कि आखिर क्रैश की वजह क्या बनी। मजीद बोइंग और अमेरिकन एयरफोर्स के इन्वेस्टिगेटर्स को भी बुलाया जाता है, लेकिन फ्लाइट क्रैश की सही वजूहात का तयन वो भी नहीं कर पाते।
फ्लाइट के कार्गो की इंस्पेक्शन भी की जाती है। उसमें कुछ केमिकल जरूर पाए जाते हैं, लेकिन उनसे जहाज का इस लेवल पे क्रैश होना इन्वेस्टिगेटर्स की समझ में नहीं आता। सबसे अजीब बात जो इन्वेस्टिगेटर्स बताते हैं कि ऐसा लगता है फ्लाइट के इंजन ने अचानक काम करना बंद कर दिया हो और जहाज नीचे की तरफ पानी में क्रैश कर गया हो। ये ऐसे ही है कि फर्ज करें आप 120 की रफ्तार से मोटरवे में जा रहे हो और अचानक इंजन बंद हो जाए और ब्रेक लॉक हो जाए, तो सोचिए। फ्लाइट के इंजन फेल होने की सूरत में बैकअप इंजन फ्लाइट में मौजूद होता है, लेकिन वो भी चल नहीं पाया। काफी अरसे की एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद इन्वेस्टिगेटर्स किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए कि आखिर जहाज को हुआ क्या था, और इसे एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री का केस डिक्लेयर करके इन्वेस्टिगेशंस को बंद कर दिया गया। जब भी जहाज क्रैश होता है तो वजह मिल ही जाती है और साइंटिस्ट फिर उसे समझ के उस नुक्स को खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फ्लाइट 7 का ये डिजास्टर 60-65 साल गुजरने के बाद भी एक मौमा ही समझा जाता है। अगली स्टोरी है वैरेग फ्लाइट 967 की। वैरेग फ्लाइट 967 AKA वैरेग कार्गो बोइंग 767 30 जनवरी 1979 को नारेटा एयरपोर्ट टोक्यो जापान से गैलियो इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियो डी जेनेरियो ब्राजील के लिए उड़ान भरता है। ये कार्गो प्लेन होता है जिसका रिफ्यूलिंग का एक स्टॉप लॉस एंजलिस अमेरिका में होता है, लेकिन लॉस एंजलिस पहुंचने से पहले ये जहाज पैसिफिक ओशन पे कहीं गायब हो जाता है। जहाज में पायलट प्लस क्रू के 7 लोग भी सवार होते हैं, क्रू मतलब अमले के लोग। और सबसे खौफनाक बात यह है कि आज 45 साल गुजरने के बावजूद ना कभी जहाज का कोई मलबा मिला, ना इसमें बैठे अमले का कुछ पता चला, और ना ही इसमें रखे कार्गो में से कोई चीज मिली। ये एविएशन हिस्ट्री का सबसे अजीब और पेचीदा केसेस में से एक है, जिसमें जहाज गायब होके कहाँ गया किसी को कुछ मालूम नहीं, और इस जहाज के गायब होने की वजूहात के बारे कुछ नहीं कहा जा सकता। पर इस जहाज में एक पुरस्कार सी चीज पाई जाती थी। जहाज के कार्गो में एक जापानी पेंटर मानाबू माबे की 153 पेंटिंग्स भी मौजूद थी, जिनके बारे कहा जाता था कि उनमें से कुछ पेंटिंग्स कर्स्ड है, मतलब मनहूस है, और यही इस जहाज के गायब होने की असल वजह बनी। मनाबू माबे एक जापानीज ब्राजीलियन पेंटर था, और जब मनाबू से जहाज में रखी उन पेंटिंग्स के बारे पूछा जाता तो वो इस बात को कुछ हद तक तस्लीम भी करता था। अब आगे वल्लाहु आलम, दुनिया में बहुत कुछ अजीब और पुरस्कार मिस्टीरियस होता रहता है। द लास्ट वन इज फ्लाइट MH370 मलेशियन एयरलाइंस। एविएशन की दुनिया में शायद इससे ज्यादा हैरानकुन वाकया कहीं पेश नहीं आया। मलेशियन एयरलाइन का बोइंग 777 एक जदीद जहाज माना जाता था, जो 8 मार्च 2014 को मलेशिया के शहर कोलालमपुर से बीजिंग चाइना के लिए उड़ान भरता है। जहाज में 240 के करीब लोग थे, जिनमें से 227 पैसेंजर और 13 क्रू मेंबर मतलब अमले के लोग थे। टेक ऑफ करने के तकरीबन 40 मिनट बाद जहाज का राब्ता कंट्रोल टावर से मुनक़ता हो जाता है, और इसके बाद जहाज के साथ क्या हुआ ये दास्तान आज 11 साल बाद भी सुलझ नहीं सकी। आखिर इतना बड़ा जदीद जहाज इतनी सर्विलेंस के होते हुए गायब कहाँ हो गया। 50, 60 या 70 की दिहाई के वाक़यात में तो हमें समझ आता है कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, सैटेलाइट सर्वेलेंस नहीं होती थी, जहाज़ को ट्रैक नहीं किया जा सकता था, ब्लैक बॉक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ब्लैक बॉक्स जहाज़ का वो हिस्सा जहाँ जहाज़ में होने वाली हर बात, हर हरकत, हर मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। इसे इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कुछ भी हो जाए, जहाज़ जिस तरह मर्जी क्रैश कर जाए, लेकिन ब्लैक बॉक्स हमेशा महफूज रहता है। लेकिन मलेशियन एयरलाइन का तैयारा तो एक जदीद तैयारा था। फिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये 240 बंदों के साथ गायब हो गया। ना कोई जहाज का हिस्सा मिल सका, ना कोई इंसानी जिस्म, कुछ भी नहीं मिल पाया। सन 2015 में साउथ अफ्रीका, मॉरिशस और कुछ जजायर के पास प्लेन के कुछ हिस्से मिले, जिसका दावा किया जाता है कि ये MH370 के ही पार्ट्स हैं, पर कंफर्म कुछ नहीं। अगर आप नक्शे में देखें तो कहाँ मलेशिया और कहाँ साउथ अफ्रीका। जहाज का रूट भी बिल्कुल सीधा साउथ चाइना सी से था, रूट भी जहाज़ों के लिए फेवरेबल। आज तक इस एरिया में क्रैश या किसी हादसे की कोई बड़ी न्यूज़ भी नज़र से नहीं गुजरी। तो फिर आखिर MH370 के साथ हुआ क्या, ये गुत्थी कब सुलझेगी, वल्लाहु आलम। अपने देश कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने इसमें कुछ अंदाजे लगाने की कोशिश तो की। कुछ टाइम ट्रैवल और पैरेलल यूनिवर्स का जिक्र भी आया, जैसे मैं पिछली वीडियोस में कुछ कहानियां आपको सुना चुका हूँ। मतलब साइंटिस्ट समझते हैं कि फ्लाइट टेक ऑफ की, पर वो किसी वर्म होल या पोर्टल की वजह से किसी और ज़मीन पे चलेगी और अब उसका वापस आना नामुमकिन है।
लोग इसमें कॉन्स्पिरेसी के एंगल भी देखते हैं। कहा जाता है कि किसी नई टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जहाज को कहीं टेलीपोर्ट कर दिया गया, मतलब लाइट की स्पीड से उसे कहीं ऐसी जगह भेज दिया गया कि ट्रैक ना हो सके। बाय द वे, टेलीपोर्टेशन के ऊपर मैं पूरी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। उससे आपको अंदाजा होगा कि शायद फ्लाइट MH370 को ऐसे कहीं टेलीपोर्ट करना वाकई मुमकिन हो। खैर, अब दोस्तों, एक प्राइवेट कंपनी ने इसे दोबारा सर्च करने के लिए मलेशियन गवर्नमेंट को दरख्वास्त की है। अगर गवर्नमेंट ने अलाउ किया तो ये कंपनी अगले 2 सालों में शायद इस फ्लाइट की गुत्थी को सुलझाने में कामयाब हो जाए। तो दोस्तों, ये था हमारा कुछ अनसुनी कहानियों की सीरीज का लास्ट पार्ट 5। उम्मीद है आपको ये सारी सीरीज पसंद आई होगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, रिक्वेस्ट कबूल करें और इस